ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम उस मोहब्बत और भाईचारे का एक जीती जागती मिसाल के रूप में हम इस रमजान महीने में and there is not one specific type of. मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक। पाकिस्तान, चीन और ईरान जैसे देशों से लगी अफगानिस्तान की सरहदें खामोश हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जैसे कयामत आई है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अफगानिस्तान से आज ऐसी ही कुछ आवाजें भारत की ओर आ रही हैं। अगर आपको भी लगता है कि अफगानिस्तान से हमें क्या, उनका मसला है, वो जाने, तो आज आपके लिए मेरे साथ जुड़े रहना और वो सब सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और यह है आपका युग, मेरा युग, भारत का युग। अफगानिस्तान फिर दहक रहा है। करीब 20 सालों की शांति के बाद वहां फिर तालिबान की आग भड़क उठी है। यह 20 साल की शांति काफी हद तक अमेरिकी सेना के दम पर थी। अब वो सेना वापस जा चुकी है और उसके साथ ही अमन और शांति भी जा चुकी है। टेलीविजन और अखबारों में आपने कई डिस्टर्ब करने वाली तस्वीरें देखी होंगी। निर्दोष अफगानी नागरिकों के ऊपर तनी हुई तालिबानी संगीनें देखी होंगी। जहाज के पहिए से लटक कर गिरते हुए लोग भी देखे होंगे, जिनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह यह देश छोड़ दें ताकि जान बच जाए। लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो और भी चिंताजनक है। अफगानिस्तान का गृह युद्ध वो आग है जिसकी लपटें किसी भी वक्त आपके और मेरे भारत को अपनी चपेट में ले सकती हैं। आज भारत का युग में अफगानिस्तान की बात होगी, क्योंकि जो अपने पड़ोसी की मुसीबत से नजर फेर लेता है, मुसीबत की अगली दस्तक उसी के दरवाजे पर सुनाई देती है। ये दो तस्वीरें अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों की कहानी बयान कर रही हैं। जाहिर है पिछले 20 सालों में यहां कुछ नहीं बदला है। न मरने वालों की संख्या बदली है, न शरणार्थियों की तादाद, और न ही तालिबान। तकरीबन 20 साल तक अमेरिका के साथ तालिबान गुरिल्ला लड़ाई लड़ता रहा है। इस दौरान अमेरिका ने 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। तकरीबन 2300 अमेरिकी और नेटो सैनिकों के अलावा करीब 66,000 अफगान सैनिक मारे गए। करीब 1 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों की जान भी गई है। लेकिन इस तबाही और बेपनाह खर्च के बावजूद अमेरिका को नाकाम लौटना पड़ा है। ऐसे में यह सवाल अब पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है कि आखिर अफगानिस्तान में इतनी लंबी जंग के बाद क्या हासिल हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन राष्ट्र निर्माण नहीं था। ये सच है। हमने देखा है कि अफगानिस्तान, इराक या सीरिया, जहां भी अमेरिकी सेना पहुंची, अपने पीछे तबाही छोड़ गई। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो ये तर्क दे रहे हैं कि हमें रुकना चाहिए था। अमेरिका की कितनी पीढ़ियां, कितने बेटे बेटियां अफगानिस्तान के गृह युद्ध के लिए भेजे जाएंगे, जबकि अफगानिस्तान की सेना लड़ना नहीं चाहती। कितनी जिंदगियां, अमेरिकन जिंदगियां जो कीमती हैं, उनकी समाधि बनेगी। मेरा जहन साफ है, मैं गलती नहीं दोहराना चाहता जो पहले हो चुकी है। I will not repeat the mistakes we've made in the past.
अफगानिस्तान में अराजकता की इस आग की तपिश से पड़ोसी देश भी अछूते नहीं रह सकते। नक्शे पर नजर डालें तो अफगानिस्तान की सीमाएं पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से लगी हुई हैं। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जरिए भारत भी अफगानिस्तान से जुड़ा है। चीन को डर है कि तालिबान राज में ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट को पनाह और मदद मिल सकती है, जो उसके शिनजियांग प्रांत से लगा हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान में भारत की चिंताएं और ज्यादा बड़ी हैं। यहां कई प्रोजेक्ट में भारत ने करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दोनों देशों के बीच करीब 11,175 करोड़ का व्यापार भी होता है। सुरक्षा के नजरिए से भी अफगानिस्तान भारत के लिए बेहद अहम है। तालिबान के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद के अपने मंसूबों को अंजाम दे सकता है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल का भी डर है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान का समर्थक और सबसे बड़ा मददगार है और इसीलिए तालिबान का झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन इस सिक्के का एक और पहलू भी है। पिछले 20 सालों में उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि तालिबान अफगानिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठ सके। दरअसल तालिबान राज में अफगानिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ रणनीतिक पहुंच हासिल करने का पाकिस्तान का मंसूबा है। दिल्ली और काबुल के संबंधों को भी पाकिस्तान कंट्रोल करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम कर सके। मध्य पूर्व एशिया में पाकिस्तान क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी का सेंटर भी बनना चाहता है और इसके लिए वो चीन के साथ अपनी सी-पैक योजना को अफगानिस्तान में भी ले जाना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए भी कैसे तालिबान एक दो-धारी तलवार है, इसे समझने के लिए पाक अफगानिस्तान बॉर्डर की बनावट और यहां की बसावट को समझना जरूरी है। साल 1979 में एक मुजाहिदीन गुट के तौर पर उभरे तालिबान में पश्तून जनजाति के लड़ाके हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी पश्तून कबीले बड़ी तादाद में हैं। दरअसल पाकिस्तान के फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया में कई जनजातियां रहती हैं। इन कबीलों से निकले तहरीक तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के खिलाफ भी सिर उठाते रहे हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने से पाकिस्तान को यह डर भी है कि अलग पश्तूनिस्तान की मांग सिर उठा सकती है। दरअसल जिस तरह हमें देश के बंटवारे की पीड़ा है, उसी तरह पश्तून जनजाति के लोग भी अंग्रेजों की खींची उस ड्यूरेंड रेखा से नाराज हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उनकी जमीन को बांटती है। यही वो बिंदु है जो तालिबान पाकिस्तान के संबंधों में एक बड़ी बाधा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की चाबी पाकिस्तान ही है, जिसके जरिए अब चीन भी अफगानिस्तान में आने की फिराक में है। तालिबान का खुला समर्थन करते हुए चीन ने कहा भी है कि वो तालिबान से दोस्ताना रिश्ते चाहता है। जाहिर है पाकिस्तान, चीन और तालिबान अफगानिस्तान में भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तालिबान वो खतरा है जो सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं, उसकी सीमा से जुड़े तमाम पड़ोसी देशों पर भी मंडरा रहा है, खास तौर से भारत पर। पाकिस्तान तो पहले ही तालिबान का जिगरी यार है और चीन भी मतलब की दोस्ती गांठने में माहिर है। अगर पाकिस्तान और चीन दोनों तालिबान के साथ दूध और शक्कर की तरह घुल गए तो भारत कूटनीतिक, सामरिक और राजनयिक तौर पर बड़ी पेचीदा हालत में आ जाएगा। पाकिस्तान और चीन दोनों भारत से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अफगानिस्तान का सहारा लेंगे। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए तो हम यूरोप और सेंट्रल एशिया से कट जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ही वो गलियारा है जिससे गुजर के हम यूरोपीय और मध्य एशियाई देशों तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं है, आपका भी है, मेरा भी है। अफगानिस्तान में सिर्फ 17% जमीन ही खेती के योग्य है।
यह देश 80% पहाड़ों से भरा है, लेकिन अफगानिस्तान के इन्हीं दुर्गम रास्तों से दुनिया एक छोर से दूसरी छोर तक जुड़ती है। मध्य और दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान की ऐसी सामरिक स्थिति ही सदियों से हमलावरों को ललचाती रही है। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से ही अफगानिस्तान लंबे समय से विदेशी ताकतों के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र भी बनता रहा है। 1989 में सोवियत संघ और 1919 में ब्रिटिश एम्पायर यहां नाकाम युद्ध लड़कर रुखसत हो चुके हैं और अब अमेरिका भी अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर लौट गया है। They had agreed to withdraw 1 मई तक वो अपनी पूरी सेना को हटा लेने पर सहमत थे, लेकिन उन्होंने इस समय सीमा का पालन नहीं किया। अब उन्होंने कहा है कि वो 31 अगस्त तक अपनी पूरी फौज हटा लेंगे। उन्हें अपने इस ऐलान का पालन करना चाहिए। abide by their announcement. If they violate, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे क्या करना है, ये हमारा नेतृत्व इस बारे में तय करेगा। to decide how to proceed and what to do. अफगानिस्तान में अमेरिका की विदाई से पाकिस्तान, चीन और ईरान जैसे देश खुश हैं, लेकिन तालिबान का उभरना भारत के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह बनाने में मदद की है, जो कांडला बंदरगाह से बेहद करीब है। ईरान के चाबहार पोर्ट से एक रेलवे लाइन जरांज तक ले जाने की भी योजना है, जो हमें अफगानिस्तान के दिलाराम तक पहुंचा देती है। दरअसल अफगानिस्तान के मुख्य हाईवे का एक कनेक्शन पॉइंट दिलाराम है, जो उस गारलैंड हाईवे से जुड़ा है, जो राजधानी काबुल, हेरात, कंधार और मजार शरीफ जैसे मुख्य शहरों को जोड़ता है। अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा व्यापार इसी हाईवे से होता है। भारत ने अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबे जरंज दिलाराम हाईवे का निर्माण भी कराया है। जरंज अफगानिस्तान में ईरान बॉर्डर के करीब से गुजरता है। अफगानिस्तान के साथ होने वाले व्यापार के लिए जब पाकिस्तान ने रास्ता देने से इनकार कर दिया था, तो यह हाईवे ही भारत के लिए रणनीतिक महत्व वाले रास्ते के तौर पर सामने आया। जरंग दिलाराम हाईवे से ईरान के चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन भारत के सामने सवाल यह है कि क्या अब हम इस रास्ते का इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए कर सकते हैं? अफगानिस्तान में रीजनल कनेक्टिविटी के अलावा भारत की मौजूदगी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर दबाव पड़ता है। इसीलिए पिछले 10 सालों में भारत ने यहां कई विकास योजनाओं में करीब 22,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश भी किया है। हिंदी सिनेमा's most famous पठान कैरेक्टर शेर खान इन जंजीर शेर खान सिंह यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। फ्रेंडशिप इज माई फेथ, फ्रेंड इज माई लाइफ। दिस इज द क्रीड ऑफ अफगान्स एंड इंडियंस। इतिहास की किताबें पलटते हुए अगर गलती से 2 पन्ने चिपक जाएं, तो हम एक झटके में 400 साल जंप कर जाते हैं। 2-2.5 हजार साल ह्यूमन हिस्ट्री में कोई बहुत पुरानी बात नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक के समय में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, तो इसका मतलब यह है कि अभी कुछ दिनों पहले तक अफगानिस्तान भारत का एक जरूरी और शानदार हिस्सा हुआ करता था। अफगान आज भी मानते हैं कि हमारे और उनके पूर्वज एक हैं। हमारे बौद्ध राजा कनिष्क के नाम पर अफगानिस्तान में होटल्स हैं, इमारतें हैं। यानी अफगानिस्तान से हमारे तार बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। एक और रिश्ता है हमारा, दर्द का रिश्ता। भारत की तरह अफगानिस्तान ने भी कई आक्रमण झेले हैं।
सिकंदर ने हम पर भी हमला किया, उन पर भी किया। अंग्रेजों ने हमारी आजादी को भी अपने बूटों तले रौंदना चाहा, उनकी आजादी को भी। कई संघर्षों से गुजरा है अफगानिस्तान। अभी कुछ बरस पहले शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका के आपसी संघर्ष में भी अफगानिस्तान लंबे समय तक पिसता रहा। आज वहां क्या हालात हैं और ये हालात क्यों हैं, इसको समझने के लिए हमें उनकी आजादी के शुरुआती दिनों में वापस लौटना होगा। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। साल 1919 में अफगानिस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। उस समय भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। अंग्रेजों ने ड्यूरेंड रेखा खींचकर भारत अफगानिस्तान को अलग कर दिया। आजादी के बाद अफगानिस्तान में राजशाही का दौर शुरू हुआ। शाह वंश के आखिरी राजा मोहम्मद जहीर शाह साल 1931 में जब अपना इलाज कराने इटली गए थे, तब उनके सेनापति दाऊद खान ने उनका तख्ता पलट कर दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गया। 1977 में दाऊद खान ने संविधान लागू कर खुद की सरकार भी बना ली, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर सारे पद उन्होंने अपने पास ही रख लिए। लेकिन जल्द ही दाऊद की हुकूमत से अफगानिस्तान की जनता ऊब गई। 1978 में अफगानिस्तान में शोर रेवोल्यूशन हुआ, जिसका नायक नूर मोहम्मद तारिकी था। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने नूर मोहम्मद तारिकी को उस समय के सोवियत संघ का पूरा सपोर्ट हासिल था। इसलिए जल्द ही कम्युनिस्ट सोवियत संघ का असर अफगानिस्तान पर भी दिखाई देने लगा। तारिकी ने तेजी से अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल खोले जाने लगे। राष्ट्रपति तारिकी ने महिलाओं की शिक्षा पर भी खासा ध्यान दिया। शायद आपको यकीन न हो कि आज के अफगानिस्तान से उलट 60 और 70 के दशक का अफगानिस्तान कुछ ऐसा दिखाई देता था। यह वो दौर था जब अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए बुर्का पहनने की पाबंदी हटा दी गई थी और लड़कियां भी अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थीं। लेकिन 1996 में तालिबान राज के दौरान महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई थी और अब उसी दौर के लौटने की आशंका है। जब वो किसी काम पर जाएं या बाजार में जाएं या फिर किसी सामाजिक काम में हिस्सा लें, किसी तरह का कोई खास बुर्का नहीं है। कई तरह से पर्दा किया जा सकता है। ये उन पर है कि वो काम के आधार पर किस तरह से पर्दा करना पसंद करेंगे। संग सारी तो बहरहाल मुकद्दर है मेरा, आपके हाथ में पत्थर नहीं देखे जाते। गैरों ने अफगानिस्तान पर जो कहर ढाए, उनसे क्या शिकायत, वो तो पराए थे। लेकिन तालिबान तो अपने हैं, उसी अफगानी सरजमीन की पैदाइश हैं जिसे वो तबाह करने पर आमादा है। पहाड़ों का यह खूबसूरत देश कभी बेहद खुशहाल हुआ करता था। अंग्रेजों से आजादी के बाद यहां राजतंत्र आया और फिर कम्युनिस्ट विचार वाली सरकारें भी आईं। इस दौरान आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, दम घुटने वाली पाबंदियां हटी, खुली हवा में सांस लेने का माहौल बना, स्कूल और कॉलेज खुले, लोगों को रोजगार मिला। यह वो दौर था जब अफगानिस्तान पर्यटन के नजरिए से एक खूबसूरत देश माना जाता था और छुट्टियां मनाने के लिए यह एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। अफगानिस्तान की सैर लोगों की विश लिस्ट में टॉप पर हुआ करती थी।
आज अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसे देखते हुए 70 के दशक के उस दौर को अफगानिस्तान का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। तब अफगानिस्तान में शांति थी और लोग अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए आजाद थे। 70 के दशक का ये वो दौर था जब अफगानिस्तान एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। लेकिन अफगानिस्तान का ये सुनहरा दौर उस वक्त खत्म हो गया जब अमेरिका ने यहां दिलचस्पी ली। उन दिनों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सोवियत समर्थित राष्ट्रपति नूर मोहम्मद तारिकी का उन्हीं के विदेश मंत्री हफीजुल्लाह अमीन से तख्ता पलट करा दिया। राष्ट्रपति तारिकी की हत्या कर दी गई और उनकी मौत के करीब महीने बाद 24 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ की 40वीं आर्मी बटालियन बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। ऑपरेशन स्टॉर्म 333 के तहत सोवियत सेना ने हफीजुल्लाह अमीन की हत्या कर दी और बाबराक कमाल अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बना दिए गए। लड़ाई अमेरिका और रूस की थी, लेकिन क्रॉस फायर में मारा गया अफगानिस्तान। ये सपनों सा सुंदर देश सोवियत सेना के दाखिल होते ही जहन्नम में बदलने लगा। पहली बार अफगानिस्तान ने जाना कि गृह युद्ध क्या होता है और इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। छोटे छोटे कबीले जो कभी मिलजुल कर रहा करते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। मुजाहिदीन लड़ाकों ने सोवियत सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए। चारों तरफ तबाही की ऐसी चीख पुकार कि विश्वास ही नहीं होता था ये वही अफगानिस्तान है जहां कभी अमन के गीत गूंजते थे। करीब 10 साल तक संघर्ष चला और आखिरकार 1989 में सोवियत सेना को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। जल्द ही काबुल पर मुजाहिदीन का कब्जा हो गया, लेकिन ये मुजाहिदीन भी कई गुटों में बंटे थे। मई 1992 में गुलबदीन हिकमतयार के हिज़्ब-ए इस्लामी ने काबुल पर हमला बोल दिया, जिसके खिलाफ जमीयत इस्लामी और जुम्बिश-ए मिल्ली ने मोर्चा संभाला और राजधानी काबुल जंग का मैदान बन गई। उस वक्त मुजाहिदीन के किसी गुट को पाकिस्तान तो किसी को ईरान और किसी को सऊदी अरब मदद कर रहे थे। मुजाहिदीनों के इन बड़े गुटों के बीच एक और गुट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, जिसका नाम था तालिबान। मुजाहिदीन के इस गुट का नेता मुल्ला उमर कंधार प्रांत के खाकरेज जिले का रहने वाला था। मौलवी गुलाम नबी आखुंद का बेटा उमर मजहबी माहौल में ही पला बढ़ा। 70 के दशक में उमर गांव के मदरसे से निकलकर आगे की मजहबी शिक्षा के लिए कंधार पहुंचा। इसी दौरान 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो सोवियत सेना से लड़ने वाले मुजाहिदीनों में एक गुट कंधार शहर के धार्मिक छात्रों का भी था, जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे। अरबी भाषा में छात्र को तालिब कहा जाता है और इसीलिए उमर ने अपने इस मुजाहिदीन गुट का नाम तालिबान रख दिया। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पश्तून जनजाति के छात्रों के गुट तालिबान ने साल 1994 में कंधार, 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1919 में अफगानिस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ। इन 100 सालों में सत्ता का संघर्ष यहां चलता ही रहा, लेकिन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे बने रहे। जब अमेरिका ने 2001 में तालिबान और आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ी तो यहां के हालात बदलने लगे और भारत ने भी संभावनाएं देख के अफगानिस्तान में अपना बड़ा दांव खेल दिया। Our cooperation with Afghanistan is an open book. We have civilizational links and we are both here to stay. We have to live and work together in times both good and bad. We have finalized an agreement on a strategic partnership between India and Afghanistan, which the President and I have signed today in your presence. The agreement creates an institutional framework
for our future cooperation. भारत अफगानिस्तान के बीच साल 2011 में रणनीतिक साझेदारी समझौते पर साइन हुए थे। इस समझौते में भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, संगठन, शिक्षा और तकनीकी स्तर पर मदद करने का वादा किया था। अफगानिस्तान के हेरात राज्य में भारत ने साल 2016 में सलमा बांध बनाया है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 42 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होती है। खास बात यह है कि अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के काम और मानवीय सहायता को तालिबान ने भी सराहा है, लेकिन आतंकवादी गुटों से संबंधों और पाकिस्तान के करीबी होने की वजह से भारत अभी तक तालिबान से बात करने से परहेज करता रहा है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो भाईचारे का रिश्ता है, ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम उस मोहब्बत और भाईचारे का एक जीती जागती मिसाल के रूप में हम इस रमजान महीने में और पवित्रता से भर देंगे। यारी बेशक हमारा ईमान है और यार हमारी जिंदगी, लेकिन जब यार का किरदार बदल जाए तो यारी का भविष्य अंधकार में डूबना तय है। जो अफगानिस्तान हमारा दोस्त था उसे तो तालिबान ने तबाह कर दिया, और तालिबान से हमारा दोस्ती का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए तालिबान एक मजबूरी बन चुका है। अमेरिका 20 साल तालिबान से लड़ा और अब बात करने के लिए मजबूर है, समझौता करने के लिए मजबूर है। रूस ने भी तालिबान की मौजूदगी को कबूल कर लिया है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो तालिबान से कैसे निपटे। इतिहास पर नजर डालें तो अफगानिस्तान भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक रहा है। दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों का अंदाजा जनवरी 1950 से ही लगाया जा सकता है, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत में अफगानिस्तान के तत्कालीन राजदूत मोहम्मद नजीबुल्लाह ने 5 साल की मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौर में अफगानिस्तान भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य भी रहा है। दिसंबर 1987 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। ये वही वक्त था जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना मौजूद थी और भारत के सामने अफगानिस्तान में ठीक वैसे ही हालात थे जैसे आज हैं। लेकिन उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अफगानिस्तान के मुजाहिदीन गुटों से बात करने में झिझके नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के दौर में भी भारत ने मुजाहिदीन गुटों से बिना डरे और बिना किसी का पक्ष लिए डील जारी रखी थी। हालांकि 1996 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाई थी, तब भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। करीब 5 साल बाद सन 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में पहुंचा तो भारत ने भी यहां बड़ा दांव लगा दिया। लेकिन बदले हालात में तालिबान अब भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार ने भी कहा है कि हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे अफगानिस्तान में। तो जो भी वहाँ भी हैं सरकार में तालिबान हैं, तो तालिबान के काफ़ी नेता जो कि अवेलेबल हैं, कुछ तो उसमें ऐसे भी हैं कि जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल ही पिट्ठू हैं। तो उनसे बिल्कुल बात करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हितों को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सारे पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करना चाहिए। जो हमारे सारे दोस्त जो अफगानी हैं, अफगान के हैं लीडर्स, वो लोग उनसे बात कर रहे हैं, तो हमें भी ज़रूर बात करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम क्या उनसे उम्मीद करते हैं। अभी तक कुछ ऐसा हमें नहीं दिखा है जिसमें तालिबान ने भारत की खिलाफत की हो। लेकिन इंडिया के जो ऑप्शंस इस वक्त हैं, क्योंकि जो बात करने का जो समय था उनके साथ फॉर्मल तो चली रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसका समय अभी नहीं है। अभी इसलिए नहीं है कि दुनिया को देखना है कि तालिबान जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें कितना अंतर है। भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं।
किसी भी देश के विकास यात्रा में उसके पड़ोसियों के हालात एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अगले हफ्ते हम अपने इसी पड़ोसी अफगानिस्तान की बात जारी रखेंगे। मैं फिर लौटूंगा आपका युग, मेरा युग, भारत का युग लेकर। तब तक के लिए मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।